एक है ईसीजी, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी का दूसरा नाम ईकेजी भी होता है। तो ईसीजी करता क्या है? ईसीजी करता है हमारा जो हार्ट होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है कि हमारे हार्ट में कौन कौन सी इलेक्ट्रिकल गतिविधियां हो रही हैं, उसको एक पेपर पे ये प्रिंट करके दे देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ईसीजी कहते हैं। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं आपको कुछ इस तरीके की रिपोर्ट देखने को मिलती है। तो इस रिपोर्ट में आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा आपको जिगजैग अलग अलग लाइंस देखने को मिलेंगी। तो आपको इसको देख के समझ नहीं आता कि इसको पढ़ना कैसे है। तो इसको मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगा कि कैसे पढ़ते हैं ईसीजी को, पढ़ के कैसे बीमारी का पता लगाएंगे, आपकी हार्ट रेट कैसे निकालेंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें देखते हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। तो इसको हम अच्छे से पढ़ना सीखेंगे आज के लेक्चर में। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे 12 लीड ईसीजी क्या होता है। तो जब भी हम 10 इलेक्ट्रोड स्पेस प्लेस करते हैं तो इंडिया में ज़्यादातर आपकी 12 लीड ईसीजी होती हैं, जिसमें हम 10 इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं। ओके, तो 12 लीड ईसीजी में हम आपकी 12 लीड्स होती हैं। तो इसमें आपकी आती है लिम्ब लीड, ऑगमेंटेड लीड और आपकी चेस्ट लीड्स। तो लिम्ब लीड आपकी कितनी होती हैं? 3 होती हैं, लीड 1, लीड 2 और आपकी लीड 3। और आपकी ऑगमेंट लीड कितनी होती हैं? ये भी 3 होती हैं, AVR ऑगमेंटेड वोल्टेज राइट, AVL ऑगमेंटेड वोल्टेज लेफ्ट और आपकी AVF ऑगमेंटेड वोल्टेज फुट या फिर फ्रंट। तो ये 3 आपकी ऑगमेंटेड लीड्स होती हैं। इसके अलावा आपकी चेस्ट लीड्स भी होती हैं, कितनी होती हैं? 6 होती हैं। कौन कौन सी? V1, V2, V3, V4, V5 और आपकी V6। तो ये आपकी 6 क्या होती हैं? चेस्ट लीड्स होती हैं। तो ये 12 मिला के आपकी क्या होती हैं? 12 लीड ईसीजी आपको देखने को मिलती है। ओके, तो अब हम देखते हैं ईसीजी पेपर पे आपको ये 12 लीड्स जो आपने देखी हैं अभी वो कहाँ कहाँ पे मिलेंगी। तो आप ये देखेंगे सबसे पहले आपकी आती है लिम्ब लीड। तो लिम्ब लीड आपकी कौन सी होंगी? ये 1, 2 और आपकी 3 आपकी लिम्ब लीड्स हो गई। फिर आपकी आती है ऑगमेंट लीड। ऑगमेंट लीड कितनी होती हैं? ये भी 3 होती हैं, AVR ये रही, AVL और आपकी AVF ये 3 हो गई हमारी ऑगमेंट लीड। फिर आपकी आती हैं चेस्ट लीड या फिर पेक्टोरल लीड्स। ये कितनी होती हैं? ये भी आपकी 6 होती हैं, V1, V2, V3, V4, V5 और आपकी V6। तो ये आपकी 6 होती हैं चेस्ट लीड्स। ओके, तो आपने लीड देख लिया कौन कौन सी लीड्स कि आपको कहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्सेस कहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओके, इसके अलावा आपको एक नीचे एक ये लाइन और देखने को मिल रही है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रिदम स्ट्रिप। क्या बोलेंगे इसको हम? रिदम स्ट्रिप। इससे हम क्या करते हैं? रिदम कैलकुलेट करते हैं कि हमारी रिदम कैसी है, हमारा हार्ट रेट भी इससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रिदम और हार्ट रेट हम इस वाली स्ट्रिप से कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो हम देखते हैं हमारा मेन मुद्दा क्या है हमारा कि ईसीजी पेपर हम कैसे रीड करेंगे। ठीक है, तो ईसीजी पेपर रीड करने के लिए आपको कुछ ईसीजी पेपर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप ईसीजी पेपर देखेंगे तो इसमें आपको ये सबसे छोटा वाला बॉक्स मिलेगा देखने को। ठीक है, सबसे छोटा वाला बॉक्स जो ये है, इसको क्या है? ये आपका स्मॉल स्क्वायर आपका रिप्रेजेंट करता है 0.04 सेकंड, यानी कि 0.04 सेकंड में ये आपका एक स्मॉल स्क्वायर पास होता है ईसीजी मशीन में से। ओके, और आपका एक लार्ज स्क्वायर, ये आपका लार्ज स्क्वायर है, ये कितनी देर में पास होगा? ये आपका पास होगा 0.2 सेकंड्स में। ओके, और आपका ये 5 लार्ज स्क्वायर्स, ये आपके 5 लार्ज स्क्वायर्स कितनी देर पास होंगे? ये आपके पास होंगे 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, 5 लार्ज स्क्वायर्स 1 सेकंड में पास होंगे, लार्ज स्क्वायर 0.2 सेकंड में और स्मॉल स्क्वायर हमारा 0.4 सेकंड में। ठीक है, तो आपको ये चीजें आपको याद रखनी है कि ईच स्मॉल स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है 0.04 सेकंड को, और आपका ईच लार्ज स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है 0.2 सेकंड्स को, 5 लार्ज स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है 1 सेकंड को, 300 लार्ज स्क्वायर्स आपके कितनी देर पास होंगे? 1 मिनट के अंदर। और आपका जो ईसीजी का पेपर है वो कितनी स्पीड से चलता है? वो कितनी स्पीड से चलेगा? आपका 25 mm पर सेकंड की स्पीड से चलता है हमारा ईसीजी पेपर। ओके, अब इसके अलावा आपको कुछ और पॉइंट्स और बता देता हूं। जैसे कि आप ये देखिए, सबसे पहले आपको पर्पल कलर से ये दिख रही होगी लाइन। तो ये वाली जो लाइन होती है वो क्या बताती है? वो बताती है आपका टाइम, कि कितनी देर में आपके कितने बॉक्स पास होंगे, हम इससे देखते हैं। ठीक है, इस वाली लाइन पे देखते हैं। ठीक है, तो आपका टाइम बताती है सेकंड्स में। जो आपने देखा ना अभी 0.02 सेकंड, 0.04 सेकंड, वो आपका क्या है? ये टाइम आपका बता रही है। और ये वाली जो बताती है ये क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा एम्पलीट्यूड बताती है। उसकी हाइट कितनी है उसको हम किस में नापते हैं? मिली वोल्ट में। ठीक है, कि आपका ये कितनी हाइट में है, ये आपका कितनी मिली वोल्ट में है, ये आपका कितनी मिली वोल्ट में है, तो उसको हम देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप ये देखिए स्मॉल स्क्वायर जो था उसको हम थोड़ा सा और बड़ा करके देख लेते हैं। तो इसकी आपकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट कितनी होती है? स्क्वायर सबकी सेम ही होगी, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब कुछ ही। ठीक है, तो आपकी कितनी होती है? ये 1 mm का आपका एक स्क्वायर होता है छोटे वाला। ठीक है, तो हाइट कितनी होगी इसकी? 1 mm, यानी कि 0.1 मिली वोल्ट। एम्पलीट्यूड में लिखा हमने कितना? 0.1 मिली वोल्ट। ओके,
और इसकी ये आपका कितनी देर में पास होगा, टाइम की अगर हम बात करें तो कितनी देर में आपका ये स्क्वायर पास होता है, 0.04 सेकंड में। तो आपका एक स्मॉल स्क्वायर जो है वो कितनी देर पास होगा, 0.04 सेकंड में या फिर 40 मिली सेकेंड्स में। ठीक है, सेकंड्स को कन्वर्ट कर दी हमने मिली सेकेंड्स में। देन इसके बाद देखिए आपका लार्ज स्क्वायर का देख लेते हैं हम, तो लार्ज स्क्वायर को ही बड़ा करके देख लेते हैं। ठीक है, तो एक लार्ज स्क्वायर में एक बिग बॉक्स या फिर बिग स्क्वायर जो है उसमें 5 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। अब आप बोलोगे इसमें तो 25 दिख रहे हैं, लेकिन 5 हम क्या देख रहे हैं, हम टाइम के बेसिस पे देख रहे हैं, हम ड्यूरेशन निकाल रहे हैं ना इसमें। ठीक है, तो 5 आपके इसमें आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो कितनी देर में पास होगा आपका ये आपका पास होगा ड्यूरेशन ऑफ आपका कितना होगा ये 0.2 सेकंड्स। ठीक है, तो 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.04 से, 0.04 किसका था आपका, एक स्मॉल स्क्वायर का था। ठीक है, तो इसको कितना आ जाएगा आपका ये 0.2 सेकंड्स आ जाएगा, या फिर इसको हम बोल सकते हैं 200 मिली सेकंड्स में एक बिग बॉक्स पास होता है या एक बिग स्क्वायर पास होता है। तो इसका मेन कंक्लूजन क्या निकला, ये 3 चीज आपने देखी इसमें कि 1 mm आपका जो स्क्वायर है छोटे वाला 1 mm का होता है, 0.04 सेकंड में पास होगा। एक लार्ज आपका जो बॉक्स है वो आपका 20 सेकंड 0.20 सेकंड में पास होगा, ये 5 mm का होता है। और आपका एम्पलीट्यूड कितना होता है इसका 5 mm, यानी कि लार्ज बॉक्स का कितना होगा 0.5 मिली वोल्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके अंदर आपको एक चीज और दिखेगी इस पेपर के अंदर, ये क्या होता है, जिसको मैं मार्क कर लेता हूं आगे की तरफ। ये देखिए आपको कुछ इस तरीके का और देखने को मिलता है। ठीक है, आगे की तरफ इसको हम क्या बोलते हैं, इसको थोड़ा जूम करके और देख लेते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड या फिर कैलिब्रेटर। ठीक है, स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन इसको बोलते हैं कि आपकी ईसीजी जो पेपर है, ईसीजी जो है आपकी वो ठीक से हो ही है। ठीक है, उसको हम इस चीज से देख के पता लगाते हैं कि ईसीजी आपकी ठीक है कि नहीं है। ठीक, तो इसको हम कैसे देखेंगे कि आपकी ये ठीक है कि नहीं है, स्टैंडर्ड क्या होता है इसका, इसमें हम देख लेते हैं कि आपका कितना होना चाहिए, आपका ये 1 मिली वोल्ट का होना चाहिए। इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 1 मिली वोल्ट होनी चाहिए, या फिर इसको बोले हम कि 10 mm का होना चाहिए। ठीक है, एक स्मॉल स्क्वायर कितना था, 10 mm का था ना, आपका 1 mm का था ना, तो आपके 10 mm यानी कि 10 स्मॉल स्क्वायर्स इसमें होंगे। ठीक, या फिर इसको बोल सकते हैं हम कि इसमें 2 बिग स्क्वायर्स आते हैं। ठीक है, एक बिग स्क्वायर 2 बिग स्क्वायर। ठीक है, 2 बिग स्क्वायर में आपका ये अगर आपका आ रहा है ऐसे, तो आपका स्टैंडर्ड है, आपका कैलिब्रेटर जो है बिल्कुल ठीक है, आपका जो ईसीजी है बिल्कुल ठीक हुई है। और अगर इसमें कोई दिक्कत आती है, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, ये इससे ज्यादा जा रहा है या फिर कम जा रहा है, तो यानी कि आपकी ईसीजी जो है वो ठीक नहीं हुई है और पेशेंट को हम दोबारा ईसीजी करवाने को कहते हैं। देन इसके बाद देखिए ये जो है, ये वाली जो होती है सबसे आखिरी वाली जो लाइन होती है, इसको मैंने आपको बताया था रिदम स्ट्रिप। इससे हम रिदम कैसे कैलकुलेट करेंगे और हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों ही चीजें आपको एक साथ बता देता हूं मैं। ठीक, तो सबसे पहले आप देखिए हार्ट रेट। हार्ट रेट होता क्या है, आपका जो नॉर्मल हार्ट होता है वो इस तरीके से धड़कता है। कितनी देर आपका कितना हार्ट रेट होता है आपका नॉर्मली 60 से 100 बीट्स पर मिनट। ठीक है, अगर आपका हार्ट जो है वो 60 बीट्स पर मिनट से कम धड़कने लगे, धीरे धड़कने लगे, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। ठीक, और अगर आपका 100 बीट्स पर मिनट से अगर आपका ज्यादा हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, टैकीकार्डिया बोलेंगे। ठीक है, यानी कि हार्ट आपका बहुत ज्यादा तेज धड़क रहा है। अब इसके बाद देखिए ये जो है, ये आपका ही देखिए ये वाली जो रिदम स्ट्रिप है, इसमें हमारा एक जो है ये आपका कॉम्प्लेक्स एक बन रखा है, एक दूसरा कॉम्प्लेक्स बन रखा है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बन रखा है उसके बीच में आपके बिग बॉक्स कितने हैं, जैसे इसमें कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, इसमें 5 हमारे बिग बॉक्स हैं। ऐसे ही दूसरे वाले में कितने हैं, इसमें भी 5 बिग बॉक्स हैं, तीसरे वाले में भी ऐसे 5 बिग बॉक्स हैं। ठीक है, तो यानी कि आपकी रिदम कैसी है, ये कैसी रिदम है, रेगुलर रिदम है। क्या बोलेंगे इसको हम, रेगुलर रिदम है। ठीक है, अब इस रेगुलर रिदम से हम हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर्स इन 1 RR इंटरवल। तो आपको जो निकल रहा है ना, ये इसको हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। अभी बताऊंगा इसको मैं एक एक चीज आपको, तो इसको हम आर बोलते हैं। तो एक आर से लेके दूसरे आर के बीच में कितने आपके बॉक्स होते हैं, कितने लार्ज बॉक्स आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लिख लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। आपके जितने भी आए, 5 आए, 6 आए, 7 आए, 3 आए, 4 आए, तो उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, अब इससे हम हार्ट रेट कैसे निकालेंगे, उसको हम निकालने के लिए हम 300 से डिवाइड कर देंगे हमारा जितना भी आएगा। ठीक है, तो हमारा 5 आया, हमने 300 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा कितना आ जाएगा, 60 बीट्स पर मिनट, ये हमारा हार्ट रेट आ जाएगा। रेगुलर रिदम में हमारा इतना हार्ट रेट हमारा आ गया, हमने कैलकुलेट कर लिया। अब सपोज करिए आपकी रिदम जो है वो इर्रेगुलर है, तो क्या करेंगे हम। ठीक, तो आपको इर्रेगुलर रिदम दिखाता हूं मैं। इर्रेगुलर रिदम में आपका जैसे ही आप ये देखिए, इसमें आपका क्या है, आपका जो है ये इसमें आपके लार्ज बॉक्स इसमें सिर्फ 1 1.5 आ रहा है। ठीक है, इसमें अप्रॉक्स 2 आ रहे हैं, फिर इसमें थोड़ा ज़्यादा आ रहा है और भी।
ठीक है, इसमें और भी ज़्यादा है, फिर इसमें कम हो गया, फिर इसमें और कम हो गया। तो आपकी रिदम कैसी है, ये इर्रेगुलर रिदम है। ठीक है, तो इस इर्रेगुलर रिदम में हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए ना हमारा अलग फॉर्मूला लगता है। इसमें हम क्या करेंगे ना कि हमारे जो 30 बिग स्क्वायर हैं, जैसे कि हमारे 30 बिग स्क्वायर हम सबसे पहले काउंट कर लेंगे। तो हमने 30 बिग स्क्वायर सबसे पहले काउंट कर लिए। ठीक है, अब इन 30 बिग स्क्वायर के अंदर हमारे कितने कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, ये हमारा कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स कहलाता है ये। ठीक है, तो हमारे कितने कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं इसमें, वो हम काउंट करेंगे। कितने बन रहे हैं हमारे इसमें बन रहे हैं 14 कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं। ठीक है, तो 14 कॉम्प्लेक्सेस हमारे इसमें बन रहे हैं। ठीक, तो इस कॉम्प्लेक्स से हम कैलकुलेट करेंगे हमारा हार्ट रेट इर्रेगुलर रिदम के केस में। ठीक है, रेगुलर वाले में तो आपको बता दिया कैसे, लेकिन इर्रेगुलर वाले केस में हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो जितने हमारे कॉम्प्लेक्स है उसको हमने काउंट कर लिया। तो नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस हमारे 30 बिग स्क्वायर्स में कितने आए, 14 आए। आपके जितने भी आए आप उसको लिख सकते हैं। देन इसके बाद हम हार्ट रेट कैसे निकालेंगे, जितना भी हमारा आएगा, जितने हमारे कॉम्प्लेक्स आए 30 बिग स्क्वायर में, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा हार्ट रेट आ जाएगा। कितना आया हमारा इस केस में, 140 बीट्स पर मिनट, यानी कि पेशेंट को क्या है इस केस में, टैकीकार्डिया है। ठीक है, यानी कि पेशेंट की हार्ट बीट ज्यादा हो रही है, पेशेंट का दिल जो है वो काफी ज्यादा धड़क रहा है। ओके, आपको रिदम कैलकुलेट करना आ गया, हार्ट रेट कैलकुलेट करना आ गया। अब हम देखते हैं इसके बाद हमारा PQRST कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये जो हमारी वेव्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसके बारे में जान लेते हैं ये आपका बेसिकली है क्या। ठीक है, तो पी वेव क्या बताता है आपका, आर्टेरियल डीपोलराइजेशन बताता है। ये हमारी पी वेव है, ये आर्टेरियल डीपोलराइजेशन बताएगी। फिर इसके बाद बनेगा हमारा QRS कॉम्प्लेक्स। ये QRS कॉम्प्लेक्स क्या बताएगा, ये बताएगा हमारा डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, कि हमारा जो वेंट्रिकल्स हैं वो आपका डीपोलराइजेशन कैसे हो रहा है उसका। ठीक है, और टी वेव हमारी कब बनेगी, वो बनती है वेंट्रिकल्स जब हमारे रिपोलराइज होते हैं, तब हमारी क्या बनती है, टी वेव बनती है। ठीक है, तो यही सारी आपकी रिदम होती हैं जो कि आपको पूरे ECG पेपर में देखने को मिलती हैं। ठीक, अब इसके अलावा आपको कुछ और चीजें भी दिख रही होंगी इसमें, जैसे कि आपका ये है, ये सारी चीजें क्या होती हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका PR इंटरवल। ये क्या बताता है, टाइम फॉर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी टू मूव बिटवीन एट्रिया एंड द वेंट्रिकल्स। तो आपका एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में आपका कितना टाइम लग रहा है आपका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मूव होने में, उसको वो क्या बताएगा, आपका PR इंटरवल बताएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपका ST सेगमेंट। ठीक है, ST सेगमेंट आपकी क्या बताती है, टाइम बिटवीन डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। तो ST सेगमेंट क्या बताएगी, हमारे वेंट्रिकल्स कितनी देर में डीपोलराइज हो रहे हैं और कितनी देर में रीपोलराइज हो रहे हैं। फिर आपका आता है RR इंटरवल, जो कि क्या बताता है हमारा टाइम बिटवीन 2 QRS कॉम्प्लेक्सेस, कि 2 QRS कॉम्प्लेक्स बनने में हमारा कितना टाइम लग रहा है। जैसे एक R है ये, जैसे मैंने आपको पहले वाले उसमें डायग्राम में दिखाया था ना, एक R से लेकर दूसरे R के बीच में क्या होता है, हमारा RR इंटरवल होता है। ओके, तो ये सब चीजें आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी थी। अब हम देखते हैं इसके बाद, सबसे पहले हम देखेंगे पी वेव। तो अब एक एक चीज की हम ना बीमारी भी जानना चालू करेंगे कि अब नॉर्मल कैसा होता है, किन किन लीड्स में देखना होता है, और एबनॉर्मलिटी कैसे केस में होगी। जब कैसी वेव दिखे तब हमको एबनॉर्मलिटी बीमारी पता चलेगी कि कौन सी बीमारी है। ठीक है, तो पॉजिटिव होता है पी वेव हमारा लीड 1 में और लीड 2 में। पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, लीड 1 में भी होता है, लीड 2 में भी होता है, और बायफेजिक होता है लीड V1 और लीड V2 में। बायफेजिक का मतलब, बाय मतलब दो, फेज मतलब फेज ऊपर नीचे। ठीक है, दो अलग फेज में जाएगा, ऊपर की साइड पे ही बनेगा, नीचे की साइड पे ही बनेगा। तो बायफेजिक किस में होता है हमारा, लीड V1 में और लीड V2 में भी। ठीक है, और डाउनवर्ड्स नीचे की साइड पे कौन सी आपकी लीड में होता है, AVR लीड में नीचे की साइड पे आपको देखने को मिलेगा हमारा पी वेव। ड्यूरेशन कितनी होती है इसकी, 2.5 से 3 स्मॉल स्क्वायर्स। जो आपके स्मॉल स्क्वायर्स दिखाए थे ना मैंने, तो आपके 2.5 से 3 स्मॉल स्क्वायर्स में ये कंप्लीट हो जाता है आपका पी वेव। अब आपका ये यानी कि कितना हो गया हमारा, लेस देन 120 मिलीसेकेंड। ठीक है, अब राइट एट्रियम इनलार्जमेंट नाम की बीमारी आपको कब पता चलेगी, जब आपका ये जो ड्यूरेशन है ये आपका 2.5 स्मॉल स्क्वायर से कम हो जाए। ठीक है, तो 2.5 स्मॉल स्क्वायर से अगर आप कम में आपका ये बन रहा है पी वेव, तो हम क्या बोलेंगे उसको, राइट एट्रियम इनलार्जमेंट। तो 2.5 स्मॉल बॉक्स से थोड़ा सा इसका साइज क्या है, कम हो गया है। ठीक, इसमें भी और इसमें भी देखिए कम हो गया है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, राइट एट्रियम इनलार्जमेंट। और लेफ्ट एट्रियम इनलार्जमेंट कब बोलेंगे हम, जब हमारा ड्यूरेशन 3 स्मॉल स्क्वायर से बढ़ जाएगी। तो आप देख सकते हैं इसमें ड्यूरेशन क्या है इसकी, काफी ज्यादा बढ़ गई है। नॉर्मली कैसी थी और आपका ये ड्यूरेशन क्या है, बढ़ गई है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम, लेफ्ट एट्रियम इनलार्जमेंट। यानी कि लेफ्ट वाला जो एट्रियम है आपका वो कैसा हो गया है, उसका साइज बढ़ गया है। ठीक है, तो पी वेव में आपको इस तरह की एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती हैं।
फिर इसके बाद हम आते हैं पी आर इंटरवल पे, ठीक है, पी और आर, ठीक है, पी आर इंटरवल, इसको कैसे देखते हैं उसको देख लेते हैं। इसका ड्यूरेशन कितनी होती है, 3 से 5 स्मॉल स्क्वायर्स, तो 1 2 3 4 4.5, तो 3 से 5 स्मॉल स्क्वायर्स में आपका ये पी आर इंटरवल होता है नॉर्मली, यानी कि आपका 120 से 200 मिली सेकेंड्स के बीच में आपका पी आर इंटरवल आपका होता है। और प्रोलॉन्ग्ड, अगर आपका प्रोलॉन्ग्ड कब कहलाएगा, जब आपका 5 स्मॉल स्क्वायर से आपका ज्यादा हो जाएगा, यानी कि प्रोलॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबा हो गया, पी आर इंटरवल ज्यादा बढ़ गया है, तो उस केस में क्या होगा, आपको फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक हो सकता है, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक हो सकता है पेशेंट को, या फिर थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक के केस में भी ये लंबा हो जाता है आपका पी आर इंटरवल। और अगर आपका ये शॉर्ट हो जाए, ठीक है, तो ये शॉर्ट मतलब कि 3 स्मॉल स्क्वायर से आपके कम में आपका पी आर इंटरवल बने, तो किस केस में होगा, आपका वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम के केस में। ओके, अब इसके बाद आप देखिए क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या होता है, हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को। इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, 2 से 2.5 स्मॉल स्क्वायर्स, तो 2 से 2.5 स्मॉल स्क्वायर्स के बीच में आपका ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्ली बन जाता है, ठीक है, यानी कि आपका 80 से 100 मिली सेकेंड्स के बीच में आपका ये बन जाएगा, ठीक है। अब ये आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आपका नैरो भी हो सकता है और आपका ब्रॉड भी हो सकता है। नैरो मतलब पतला होना और ब्रॉड मतलब चौड़ा होना, ठीक है। तो नैरो किस केस में होगा, आपका सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के केस में, और आपका ब्रॉड कब होगा, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के केस में। तो टैकीकार्डिया दोनों ही केस में हो रहा है, दोनों ही केस में आपकी हार्ट बीट ज्यादा हो रही है, लेकिन एक केस में क्या है सुप्रा वेंट्रिकुलर और एक केस में क्या है वेंट्रिकुलर। ओके, अब इसके बाद देखिए नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कब बनेगा। नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स यानी कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स छोटा कब हो गया है आपके, जैसे कि आर्टेरियल फ्लटर के केस में, तो आपका इस केस में क्या होगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है ये पतला हो गया काफी ज्यादा, इसको हम क्या बोलेंगे, आर्टेरियल फ्लटर बोलते हैं। और आपका आर्टेरियल फिब्रिलेशन के केस में भी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, छोटा हो जाता है। तो इसमें देखिए, इसमें भी छोटा हो गया, नैरो हो गया है, ठीक है। तो आर्टेरियल फिब्रिलेशन के केस में भी ये नैरो हो जाता है। अब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हमारा ब्रॉड किस केस में होता है और देख लेते हैं थोड़े से। तो इसमें आप देखिए वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, तो इस केस में क्या हो गया, हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स काफी ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इस केस में होता है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के केस में। इसके अलावा आपका ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट बंडल ब्रांच ब्लॉक, तो ये बंडल ब्रांच ब्लॉक भी बताता है आपका ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, जैसे कि आपका लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक और आपका राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में आप किस में देखेंगे, लीड V1 में और लीड V6 में, ठीक है। ऐसे दोनों ही में V1 और V6 में देखते हैं। इसमें क्या होगा, आपका पहले W शेप बनती है, ठीक है, विलियम्स याद रखेंगे आप इसमें। तो V1 में आपको कैसा दिखेगा, थोड़ा सा W शेप देखने को मिलेगी, और V6 में कैसा दिखेगा, आपको थोड़ा सा M टाइप की शेप देखने को मिलती है, ठीक है। तो V1 में W और V6 में M। और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक कब होगा आपका, जब आपका V1 में आपका M बने, ठीक है। तो V1 में आपका क्या बन रहा है, M बन रहा है, और V6 में क्या बन रहा है, आपका W बन रहा है, ठीक है। तो V6 में क्या बन रहा है, इसमें आपका W बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, मैरो से, ठीक है, विलियम मैरो, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। देन इसके बाद आता है हमारा एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट आपकी बेसिकली ये वाली जो होती है, क्या होती है हमारी एसटी सेगमेंट होती है, नॉर्मली ये सीधी होती है, ठीक है, बिल्कुल सीधी जाती है ये। अब ये एसटी सेगमेंट आपकी, इसमें अलग अलग केसेस आते हैं, जैसे कि आपका ये एलिवेट कर जाए, एलिवेट मतलब कि ये ऊपर की साइड पे होगी, मैंने कहा था ना सीधी जानी चाहिए लेकिन ये ऊपर चली गई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एलिवेशन बोलेंगे। एलिवेशन किस केस में होगा, आपका मायोकार्डियल इंफार्क्शन के केस में होगा, पेरिकार्डाइटिस के केस में होगा, हाइपरकैलीमिया के केस में होगा, यानी कि पोटेशियम जो है आपकी बॉडी में ज्यादा हो गया है, उस केस में क्या होगा, एसटी आपका एलिवेट कर जाता है, ऊपर की साइड पे हो जाता है। और आपका एसटी अब तो ऊपर चला गया, तो इसके अलावा क्या हो सकता है, इसका अपोजिट हो सकता है, यानी कि ये नीचे भी जा सकता है, ठीक है। तो ये नीचे चला गया, सीधी जाने की जगह आपका ये नीचे चला गया। तो डिप्रेशन कब होगा, आपका डिप्रेशन आपका होगा क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना के केस में और आपका हाइपोकैलीमिया के केस में। हाइपोकैलीमिया मतलब आपका जो पोटेशियम है वो कम हो गया है, ठीक है। तो उस केस में आपका ये एसटी डिप्रेशन हो जाता है, ओके। फिर आपका आता है टी वेव। टी वेव आपकी ये वाली वेव होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, टी वेव बोलते हैं। इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। तो इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, लेस देन 5 mm लिम्ब लीड्स में और लेस देन 10 mm हमारी चेस्ट लीड्स में हमारी टी वेव आपकी बनती है,
ठीक है। अब आपकी टी वेव जो है वो टॉल कब बनेगी, यानी कि इतनी बनती है नॉर्मली, अब टॉल लंबी यानी कि लंबी हो जाएगी, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो कब बढ़ेगा आपका इसका एम्पलीट्यूड, देखिए जैसे कि इस केस में हाइपर एक्यूट स्टेमी के केस में, स्टेमी मतलब एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के केस में आपका क्या होगा, ये आपका काफी ज्यादा टी वेव आपकी बढ़ गई है, ठीक। और हाइपर कैलीमिया के केस में भी इसमें क्या हो रहा है हमारे, क्या हो रहा है इसमें भी सेम हमारी टी वेव क्या है, टॉल हो गई है, ठीक है। तो टी वेव आपकी इन केसेस में बढ़ जाती है। इसके अलावा आपका टी वेव इन्वर्टेड किस केस में होगी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी होना, ठीक है, उल्टी हो गई है। अब उल्टी किस केस में होगी, ये नॉर्मली इन्वर्टेड होती है आपकी V1 और लीड 3 में, तो उस लीड में आपको नहीं देखना, ठीक है। अगर आपको इनके अलावा बाकी लीड में मिलता है तो किस केस में मिलेगा वो, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के केस में, मायोकार्डियल इस्चीमिया के केस में यानी कि ब्लड सप्लाई कम हो गई है, और आपके हाइपोकैलीमिया के केस में यानी कि पोटेशियम का लेवल भी कम हो गया है, और आपके बंडल ब्रांच ब्लॉक में। बंडल ब्रांच ब्लॉक आप कैसे पता लगाएंगे, अगर V4, V6, V5 और V6 में अगर हो रहा है ये इन्वर्जन हो रहा है तो यानी कि आपको लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो गया है, और अगर V1, V2 और V3 में हो रहा है तो क्या हो रहा है, आपको राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो गया है। एक्चुअली में V2 होगा, ठीक है, V2 और V3 में अगर होगा तो आपका राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा, ठीक है पेशेंट को। देन इसके बाद देखिए बायफेजिक टी वेव, बायफेजिक मतलब कि दो फेज, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे सेम, ठीक है। तो बायफेजिक टी वेव कब बनती है, मायोकार्डियल इस्चीमिया के केस में टी वेव गो अप देन डाउन, पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे जाएगी, मायोकार्डियल इस्चीमिया, ठीक है। और दूसरा कब होगा, हाइपोकैलीमिया के केस में टी वेव गो डाउन देन अप, तो पहले ये इसमें डाउन जाएगी फिर ऊपर जाएगी, ठीक है। इसमें क्या था, पहले ऊपर थी फिर नीचे थी, इसमें पहले डाउन जाएगी फिर अप जाएगी। तो इसको देख के ना आप पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को हाइपोकैलीमिया की वजह से टी वेव बाइफेजिक हो रही है या फिर मायोकार्डियल इस्चीमिया की वजह से पेशेंट को बाइफेजिक टी वेव बन रही है पेशेंट की, ओके। फिर इसके बाद आता है हमारा QT इंटरवल, Q और T इंटरवल, ठीक है। इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, 9 से 11 स्मॉल स्क्वायर्स। ये बढ़ेगा कब, हाइपोकैल्सीमिया के केस में, यानी कि आपका कैल्शियम जो है वो ब्लड में कम हो गया है, ठीक है। तो आपका उस टाइम पे क्या होगा, आपका ये प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा यानी कि ये बढ़ जाएगा, ठीक है। और आपका ये नैरो कब हो जाएगा, मतलब कि पतला कब हो जाएगा आपका QT इंटरवल, जब आपका हाइपर कैल्सीमिया होगा, हाइपर मतलब ज्यादा, कैल्सीमिया मतलब ब्लड में कैल्शियम, ठीक है। तो कैल्शियम आपका ब्लड में जब ज्यादा हो जाएगा तो आपका QT इंटरवल आपका कम हो जाएगा, नैरो हो जाएगा।